अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेल का। तो पहले हम सेल को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सेल होता क्या है। सेल को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो सेल इज़ द बेसिक structural and functional unit of all living organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम सेल से ही बने हुए हैं। Their body is made up of cell. So that is the reason we call cell a basic structural and functional unit of all living organisms. Cell बुनियादी तौर पे हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक टाइप इसकी आ जाती है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी टाइप है यूकैरियोटिक सेल। अगर हम सिंपली दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करें, अगर ये देखना चाहें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान क्या डिफरेंस आ जाता है, तो जो मेन डिफरेंस आप इसके दोनों के दरमियान कर सकते हैं वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो होता है, लेकिन वो डीएनए जो है उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। हम सिंपली जो है इन दोनों को अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरियल सेल है, इस सेल में डीएनए मौजूद होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए के सराउंडिंग में इसके इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। तो यही एक बड़ी वजह है कि ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। दूसरा सेल हमारे पास आ गया यूकैरियोटिक सेल। इसमें आप एनिमल या प्लांट का जो एक जनरलाइज सेल अगर देखिए तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दिस वन इज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो क्रोमेटिन की शक्ल में या क्रोमोसोम की शक्ल में प्रेजेंट होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सो डीएनए इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर आप देखिए तो इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाली मेम्ब्रेन जो है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप इसके अंदर मौजूद होता है। एक तो ये मेजर डिफरेंस आ गया प्रोकैरियोटिक सेल और जो यूकैरियोटिक सेल्स है। वैसे भी जो अर्लीस्ट लाइफ थी, जब लाइफ की एग्जिस्टेंस हम अगर उसको स्टडी करते तो सबसे पहला हमारे पास जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरियल सेल ही था, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल था, उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। अब इसी रेफरेंस से अगर हम देखें तो जो दूसरा डिफरेंस हम इनमें देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी हम चूँकि सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस देखना चाह रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके कि ये दोनों सेल्स जो है वो किस तरह डिफरेंट हैं। फिर आगे जाके इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूसरा डिफरेंस जो आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं होते। मिला जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज ये मौजूद होते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है,
गोल्जी बॉडीज। यहाँ प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होता है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो ये जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं दे आर आल्सो एब्सेंट। इनके अंदर सिर्फ जैसे राइबोसोम वगैरह जो है वो मौजूद होंगे, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडीज इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। उसके बाद जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि ये जो सेल है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नेकेड आई से नहीं देखा जाता। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। सो वी यूज़ माइक्रोस्कोप। सेल को स्टडी करने के लिए दो तरह की माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। इसकी एक टाइप हमारे पास जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप, जो कॉमनली हम अपनी लैब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी माइक्रोस्कोप जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इन दोनों माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंस आ जाता है वो ये कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत कम है। अब दो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे हम आगे जाके भी इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हम जब सेल को स्टडी करते हैं तो हमें अक्सर जो सेल की मैग्नीफिकेशन होती है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है या उसका एक्चुअल साइज़ मालूम करना पड़ता है। तो वो फार्मूलाज हमें पता भी होने चाहिए, वो हमें पेपर में भी आ सकते हैं, या जो हमारा पेपर 4 है ATP का उसमें भी उससे रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो अब ये जो दो टर्मिनोलॉजीज़ हम इसी रेफरेंस से पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप में। अब माइक्रोस्कोप की स्टडी को हम माइक्रोस्कोपी का नाम देते हैं। माइक्रोस्कोपी का मतलब है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। अब यहां पे दो टर्म्स जो है, एक तो है मैग्नीफिकेशन और दूसरी है रेजोल्यूशन। इन दो टर्म्स को हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब अपेरेंटली अगर आप देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई सेल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो ये तमाम वो ऑब्जेक्ट्स है जो हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आ सकते, हम नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, क्योंकि जाहिर है कि हमारी आंख जो है उसकी ख़ास रेजोल्यूशन होती है। तो मैग्नीफिकेशन को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो हम इसे डिफ़ाइन करेंगे इंक्रीज इन द apparent size of an object अब देखिए जी, उसकी अपीयरेंस के अंदर परमानेंटली तो वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा। अगर हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप में या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ऑब्जर्व करते हैं तो इस माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी जो अपीयरेंस है वो हमें उसके नॉर्मल साइज से बड़ी नज़र आएगी। तो वो जो टेम्परेरी हम उसको बड़ा करके इनलार्ज करके देख रहे हैं उसको हम नाम देते हैं मैग्नीफिकेशन का। अब इसमें होता ये कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये मैक्सिमम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स उसके नॉर्मल साइज से बड़ा करके दिखा सकती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के नॉर्मल साइज से 250,000 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। तो अब देखिए बहुत डिफरेंस है, 1500 टाइम्स ये उसको इनलार्ज कर रही है, ये 250,000 टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज करके मैग्नीफाई करके हमें दिखा रही है। तो यही वजह है कि किसी भी सेल के अंदर जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप देखिए कि हम डीएनए की बेसिस को, उनके बॉन्ड्स को स्टडी करना चाहें तो फिर हमें जो है वो किसको इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। अगर हम एक सेल को स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे सेल्स होते हैं
वो रेंडमली अगर आप देखिए 20-30 माइक्रोमीटर्स में अगर हैं तो वो लाइट माइक्रोस्कोप में भी देखे जा सकते हैं। या प्लांट सेल जो इससे थोड़े रिलेटिवली बड़े होते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सेल के अंदर हमने पढ़ा राइबोसोम्स को हमने स्टडी करना है, डीएनए को हमने स्टडी करना है, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसकी भी हर टाइप्स होती हैं। एक टेम है और एक सेम है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को और ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उनको स्टडी करने के लिए यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं रेजोल्यूशन की तरफ। रेजोल्यूशन का अब अगर हम देखें कि इसका मकसद क्या होता है या रेजोल्यूशन क्या है, इसको पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि है क्या। सपोज कि मैं यहाँ पे 2 डॉट्स बना रहा हूँ, ये वाले। अब इन 2 डॉट्स को मैं सेपरेटली क्लियरली देख सकता हूँ, मतलब दोनों के दरमियान एक गैप है और इनको मैं सेपरेटली 2 डिफरेंट डॉट्स जो है वो देख रहा हूँ कि ये 2 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं और 2 डॉट्स बनाता हूँ, अब लेकिन आप ये देखिए हैं तो ये 2 डॉट्स, लेकिन ये मुझे अलग नज़र नहीं आ रहे, ये दोनों मर्ज नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन अगर मैं ये दोनों डॉट्स जो हैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये मुझे दोनों अलग नज़र आएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि जो मेरी आँख है और जो माइक्रोस्कोप है, इन दोनों की रेजोल्यूशन जो है उसमें डिफरेंस है। जो ह्यूमन आई है ये मैक्सिमम 0.5 मिलीमीटर तक जो एक डिस्टेंस होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उनको क्लियरली हमें दिखा सकती है सेपरेट, 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखा सकती है। लेकिन अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप तकरीबन 200 नैनोमीटर तक जो है वो हमें 2 ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो अलग-अलग तौर पे उन्हें दिखा सकती है। तो इसकी रेजोल्यूशन फिर क्या है, ज़्यादा है। तो यही वजह है कि बाज़ चीज़ें हमें आंख से देखने से नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, एक तो हमने उसे मैग्नीफाई कर लिया साइज़ को, दूसरा फिर रेजोल्यूशन की वजह से इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो हायर होती है, जिसकी वजह से हम उन्हें सेपरेटली जो होता है वो देख सकते हैं या उन स्ट्रक्चर्स को अलग-अलग जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए रेजोल्यूशन का फिर मतलब ये हो गया टू ऑब्जर्व 2 different objects clearly at certain distance between them। अब देखिए जी, एक सर्टेन डिस्टेंस जो उनके दरमियान है, उनमें दोनों को अलग-अलग देखने को हम क्या नाम देते हैं, रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। तो आज हम अपना जो ये लेसन है इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं फ़र्दर आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन क्या है और किस तरह इस रेजोल्यूशन को जो होता है बहुत ही छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको क्लियरली देखने में मदद ली जाती है। थैंक यू सो मच।